students, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to start with the question answers of the 6th unit, section B. Chapter name is Instead of the War Drum and the name of our book is English Channel. लास्ट वीडियो में हमने इसके एक्सप्लेनेशन और समरी दोनों देखा था और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ. सो लेट्स बिगिन गाइस. पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया है और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. हिज फादर बिंदुसारा डिड नॉट लाइक हिम वेरी मच, सो अशोका डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ. अब ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. क्वेश्चन देखते हैं. Why did Ashoka's father dislike him? अशोका के फादर को वो क्यों नहीं पसंद थे? सिंपल सा रीजन, अशोका को एक स्किन डिसीज थी जिसकी वजह से उनका बहुत अनप्लेजेंट लुक था, इसीलिए उनको वो पसंद नहीं थे. Ashoka's father disliked him because he had a skin disease when he was young and he looked unpleasant. So that's it. So उनको जो थी एक स्किन डिसीज थी जिसकी वजह से वो स्किन डिसीज थी जिसकी वजह से वो अनप्लेजेंट लगते थे. बस इतना ही लिखना है. Why did Ashoka want to prove himself? अशोका अपने आप को प्रूव क्यों करना चाहते थे अपने फादर के सामने? अशोका wanted to prove himself to get some respect and love in the eyes of his father. That's it. अशोका क्यों अपने आप को प्रूव करना चाहते थे? To get some respect and love in the eyes of his father. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. हाउ डिड ही प्रूव हिमसेल्फ? उन्होंने अपने आप को प्रूव कैसे किया? ही प्रूव्ड हिमसेल्फ बाय बिकमिंग अ फियरलेस वॉरियर. उन्होंने अपने आप को कैसे प्रूव किया? वो एक फियरलेस वॉरियर बन गए. हिज फादर बिगेन टू वैल्यू हिम एज अ सोल्जर एंड अ स्टेट्समैन. और जैसे ही वो एक फियरलेस वॉरियर बन गए तो उनके फादर जो थे वो उनकी वैल्यू करने लग गए एज अ सोल्जर, एज अ स्टेट्समैन. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. संघमित्रा एंड हर ट्विन ब्रदर महेंद्रा वर सेंट टू श्रीलंका. उन्हें क्यों भेजा गया था? ये आंसर हमें पता है, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए. कॉन्कर न्यू रम्स फॉर मगध. मगध के लिए और नए नए उनको किंगडम्स को कॉन्कर करना था? नहीं. हेल्प स्प्रेड बुद्धिज्म? यस. बिल्ड अ स्तूपा? नो. ही जस्ट हैड सेंड देम ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सकें. नेक्स्ट है अशोकास एडिक्ट्स जो थे वो क्या प्रोक्लेम करते थे? अशोका एज द एम्परर ऑफ इंडिया, की हर जगह उन्होंने लिखवा दिया था कि मैं इंडिया का एम्परर हूँ? नो. अशोका एज चंड अशोका, क्या उन्होंने ये बता दिया था कि मैं चंड अशोक हूँ? बिल्कुल नहीं. अशोकास बिलीव इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा. यस, अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो क्या बताते हैं? उनका बिलीफ कि वो धम्मा पे कितना ज्यादा विश्वास करते हैं. द एम्परर वॉज रिमोर्सफुल. वाई? मतलब जब ये कलिंग का पूरा वॉर खत्म हो गया तो वो रिमोर्सफुल मतलब वो बहुत सैड थे. क्यों थे? मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स हैड डाइड इन द बैटल ऑफ किंग कलिंगा. बहुत सारे सोल्जर्स मर गए थे. ठीक है, हाँ. द बैटल हैड कॉज मच मोर डिस्ट्रक्शन देन एक्सपेक्टेड. बिल्कुल, उन्होंने इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था. ठीक है, ये भी रीजन है. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द लाइव्स ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स. ये सब हुआ क्यों? ये हुआ उनकी वजह से. तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल. उनकी एक जिद कि कलिंग को उनको अपने अंडर करना था, उनकी जिद के कारण इतने लोगों की डेथ हुई थी. सो ये हो जाएगा, इसीलिए वो रिमोर्सफुल थे. द किंग एक्सपेक्टेड हिज सब्जेक्ट्स टू लीड अ वेजिटेरियन लाइफस्टाइल. दैट्स द राइट आंसर. तो किंग जो थे उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था अपने सब्जेक्ट से? कि आप लोग जो है मांस मच्छी खाना छोड़ दो और एक वेजिटेरियन लाइफ जो है स्पेंड करो. What are Ashoka's edicts and why are they important? अब अशोका के edicts क्या हैं और वो important क्यों हैं? In all, 33 inscriptions have been found on pillars, on boulders and in caves which were collectively referred to as Ashoka's edicts. They are important because the inscriptions proclaim Ashoka's belief in the Buddhist principles of Dhamma. So, अब वो क्या बोल रहे हैं? ओवरऑल टोटल कितने थे? ओवरऑल पहले अशोका के एडिक्ट्स के बारे में बता रहे हैं. ओवरऑल 33 इंस्क्रिप्शंस जो थे वो पिलर्स पे, बोल्डर्स पे मतलब रॉक्स पे और केव्स में ढूंढे गए थे, मिले थे, जिन्हें अशोका के एडिक्ट्स कहा जाता है, जिनको ओवरऑल अशोका के एडिक्ट्स कहा जाता है. पहले तो आपने क्या किया? व्हाट आर अशोकास एडिक्ट्स के बारे में बता दिया कि इनको अशोका के एडिक्ट्स कहा जाता है.
अब ये इम्पोर्टेंट क्यों थे? दे आर इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो इनमें जितना भी लिखा हुआ है, जो भी इसमें इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, वो क्या बताते हैं कि अशोका का बुद्धिज्म में धम्मा पे, जो नॉन वायलेंस पे जो बिलीफ है, वो बताते हैं। एंड हिज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल बाय गुड डीड्स, और वो किस तरीके से लोगों के दिलों पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं अच्छे काम करके। They also talk about his social efforts to protect his subjects, both humans and animals. और ये एडिक्ट्स और किस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं अपने लोगों को सेफ रखने के लिए और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहली चीज़ तो आप क्या बताओगे कि टोटल जो है 33 इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि पिलर्स पे, बोल्डर्स पे और जो केव्स हैं उनमें लिखे गए थे, जो कि किस बारे में बात करते हैं, जिन्हें ओवरऑल जो है अशोका के एडिक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, ये अपना पहला पार्ट हो गया। और दूसरा ये है कि ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अशोक जो हैं वो धम्मा, मतलब जो नॉन वायलेंस है बुद्धिज्म में, उस चीज़ को प्रोक्लेम करते हैं। प्लस ही वॉन्ट्स टू सेव हिज सब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम गेटिंग हर्ट, वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और ही ऑल्सो टॉक अबाउट कि उनका इंटेंशन है लोगों का दिल जीतना अच्छे काम से, अच्छे काम करके वो लोगों का राजा बनना चाहते थे। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर ऑफ द सी पार्ट। Why was चंड अशोक a well deserved nickname for अशोका? अशोका के लिए चंड अशोक जो उन्हें कहा जाता था। चंड मतलब क्या होता है? फियर्स। चंड मतलब जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है पावरफुल होना चाहता है। तो ये नेम उनको क्यों डिजर्व करते थे वो? चंड अशोका वॉज अ वेल डिजर्व निकनेम फॉर अशोका। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ फियर्स एंड फियरलेस वॉरियर, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक और जिन्हें डर ही नहीं लगता था वैसे वॉरियर थे। अब जैसे डर ही नहीं लगता, वो तो कुछ भी कर सकता है, एंड इसीलिए उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। क्लियर? बिकॉज ही वॉज अ फियर्स एंड फियरलेस वॉरियर। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड एम्परर अशोका। उस इंसिडेंट के बारे में बताओ जिससे अशोका का पूरा चेंज ऑफ हार्ट हो गया था, उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। दैट वाज द बैटल ऑफ कलिंगा। द ब्लडी एंड हॉरिफिक वॉर ऑफ कलिंगा transferred the vengeful emperor Ashoka to a stable and peaceful emperor, and he became a patron of Buddhism. तो आपका इसका आंसर क्या हो गया कि ये जो कलिंग का जो ब्लडी और हॉरिफिक वॉर था, उससे ये जो आपके वेंजफुल एम्परर थे, वेंजफुल का मतलब होता है जिसके अंदर बदला लेना होता है, जिसको लगता है अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा। तो वेंजफुल, जहाँ पे आप रिवेंज लेते हो ना, तो वेंजेंस मतलब होता है बदला लेना किसी भी तरीके से। तो ये जो है, जो आपके वेंजफुल एम्परर थे अशोक, he transformed into a stable and peaceful emperor. वो एक stable, relaxed और peaceful emperor बन गए, जो कि एक पैट्रॉन बने बुद्धिज्म के। पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म मतलब जो बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What were the ways that Emperor Ashoka adopted to avoid violence altogether? अशोका को वायलेंस अब नहीं चाहिए था, उनको अब वायलेंस मतलब उनको वॉर ही नहीं चाहिए था। तो उन्होंने क्या क्या तरीके यूज़ किए जिससे वो वायलेंस को ख़त्म कर सकते हैं। आफ्टर द कलिंगा वॉर ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। पहली पॉइंट क्या हो गया कि कलिंग वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। ही मेड इट अ स्टेट रिलीजन। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको स्टेट का रिलीजन बना लिया। He banned hunting, drew up a list of protected animals, and even urged his subjects to stop eating meat and turn vegetarian. तो उन्होंने क्या किया? हंटिंग को बैन कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक प्रोटेक्टेड एनिमल्स की लिस्ट बनाई कि भाई इनको कोई हार्म नहीं करेगा। प्लस उन्होंने अपने सब्जेक्ट से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग जो है वो नॉनवेज खाना छोड़ दो और वेजिटेरियन बन जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, आपको यू वोंट हैव टू किल समवन टू ईट देम। दैट्स इट। तो ये है अशोका के 5 वेज। अब इसमें हमारे पास बेसिकली इस आंसर में 5 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़, कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। सेकंड, उन्होंने उसे स्टेट रिलीजन बनाया। थर्ड पॉइंट, उन्होंने हंटिंग को बैन कर दिया। फोर्थ पॉइंट, उन्होंने एक लिस्ट बनाई प्रोटेक्टेड एनिमल्स की जिसको कोई हर्ट नहीं करेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, ही अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करना। उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को अर्ज किया, अपनी प्रजा को अर्ज किया कि वो लोग मीट खाना छोड़ दें और नॉन वेजिटेरियन बन जाएं।
नेक्स्ट है अ टॉलरेंट पर्सन शोज रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, ओपिनियंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स। एक टॉलरेंट पर्सन मतलब जिसके अंदर पेशेंस होता है, जो सहन कर सकता है। टॉलरेंट मतलब जो उस चीज़ को सहन कर सकता है, वो पेशेंस होता है उसके अंदर, और वो अपनी चीज़ों को नहीं दूसरों को भी रिस्पेक्ट करता है। तो वो क्या करता है, टॉलरेंट मतलब जो जैसे मैं बुद्धिज़्म को मानती हूँ, लेकिन आप जो हो वो मे बी आप हिंदुज़्म को मानते हो या क्रिश्चियनिटी को मानते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है काल कोठरी में डाल दूंगी। क्यों? अरे ऐसे कैसे, आप बुद्धिज्म नहीं फॉलो कर रहे हो? नहीं। एक टॉलरेंट पर्सन वो होता है जो अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, लेकिन दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करता है, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करता है, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता है, वो जो काम करते हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करता है। हाउ वॉज द बैटल ऑफ कलिंगा एन एग्जाम्पल ऑफ एम्परर अशोकास इनटॉलरेंट नेचर? अब ऑब्वियसली चंड अशोक जो थे वो इनटॉलरेंट नेचर के थे, तो बैटल ऑफ कलिंगा कैसे बताता है कि वो इनटॉलरेंट नेचर के थे? द बैटल ऑफ कलिंगा वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्परर अशोक्स इनटॉलरेंट नेचर बिकॉज when कलिंगा refused to submit to him, जब कलिंगा ने मना कर दिया, कलिंग ने मना कर दिया कि हमें आपके अंडर नहीं आना, तो they refused to submit to him, he started the war against them, उन्होंने उसके खिलाफ वॉर ही छेड़ दिया। He was determined to make कलिंग part of his kingdom, अब वो टॉलरेंट नहीं थे, तो वो इतने ज़्यादा इंटॉलरेंट थे कि उन्होंने डिटरमाइंड थे, मतलब उन्होंने ठान लिया था कि इसको तो मैं अपने अंडर लेके आऊँगा ही आऊँगा। How did Emperor Ashok changed to become a tolerant king after the battle of Kalinga? Explain in about 100 words. अब उन्होंने बोला है बैटल, ये पूरे जो कलिंग के बैटल के बाद किस तरीके से एम्परर अशोक जो थे वो इनटॉलरेंट से टॉलरेंट बन गए, उनका नेचर कैसे चेंज हो गया। तो इसमें आप सेम वही सारी बात बताओगे कि किस तरीके से उन्होंने वो ब्लडी और हॉरिफिक वॉर को देखा, कॉर्प्सेस देखे, कैसे उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ। The battle of Kalinga showed that Ashoka was a powerful king. अब बैटल से ये तो पता चल गया कि अशोका क्या है, वो एक पावरफुल किंग है। However, the battle also made him realize that he was not as powerful as he had thought himself to be. अशोका को ये भी रियलाइज हुआ कि वो इतना भी पावरफुल नहीं है जितना उसने सोचा था। This is so because after the war, where he expected to feel happy about extending his empire further, he found himself feeling sad about the loss of life and property. ऐसा उसे क्यों फील हुआ कि वो इतना भी पावरफुल नहीं है? क्योंकि उसको लगा मैं तो बहुत पावरफुल हूँ और मेरे को ज़्यादा पावर मिल जाएगा तो मैं तो एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाऊँगा। बट वॉर के बाद जहाँ उसको लगा था कि वो हैप्पी हो जाएगा अबाउट एक्सटेंडिंग हिज एम्पायर, क्या हुआ? He started to feel sad about the loss of life and property. The horrors of the Kaling War brought about a sudden change. और ये जो पूरे हॉरर थे, जो उसने इतनी सारी डेड बॉडीज देखी, इतने सारे लोग मरे थे, तो इसकी वजह से उनका एक चेंज ऑफ हार्ट हुआ एंड ही बिकेम अ पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ वो एक इनटॉलरेंट एम्परर से एक टॉलरेंट एम्परर बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, किस तरीके से इस आंसर को बताओगे? सबसे पहले बताओगे कि ये जो बैटल ऑफ कलिंग था उससे अशोका को लगा वो बहुत पावरफुल है, बट बैटल के बाद उन्होंने रियलाइज किया वो इतने भी पावरफुल नहीं हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था वो वॉर के बाद बहुत हैप्पी फील करेंगे कि उन्होंने अपने किंगडम को और एक्सपैंड कर दिया है। बट व्हेन ही लुक्ड एट द डिस्ट्रक्शन, एट द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ही स्टार्टेड टू फील रिमोर्सफुल, सैड, एंड देन ही डिसाइडेड दैट ही डजंट वांट वॉर एनीमोर एंड ही बिकेम अ पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। Ashoka proved to be a tolerant monarch who, although himself a Buddhist, never sought to impose his personal religion on his subject. अब इसके आगे आप क्या लिखोगे? अशोका ने किस तरीके से प्रूव किया कि वो एक टॉलरेंट मोनार्क है? क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको अपने सब्जेक्ट्स पे इम्पोज नहीं किया। इम्पोज का मतलब होता है दबाव डालना, प्रेशर डालना कि भाई अगर मैंने बुद्धिज्म बोला है कि तुम और कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, उन्होंने कभी किसी पे ये प्रेशर नहीं डाला। इन हिज 12th मेजर रॉक एडिक्ट he states that in honoring the other sects lies the honor of one's own sect.
अब उनने जो इतने सारे जो 33 उनके जो एडिक्ट थे उसमें से एक बहुत बड़ा उनका रॉक एडिक्ट है, जिन्होंने उनमें लिखा हुआ है, जो 12th रॉक एडिक्ट है, कि अगर आप चाहते हो कि आपको, अगर आप अपने रिलीजन को, अपने सेक्ट को ऑनर करना चाहते हो, इसका मतलब आपको पहले दूसरों को ऑनर देना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर गाइज। नाउ discuss and write. We came to the C part of this particular question and answer series. Do you know the story of how Prince Siddharth became the Buddha? Compare this story with the story of Ashoka's transformation. तो यहाँ पे ये हम हटा देते हैं. So by finding the path to enlightenment, Siddharth was led from the pain of suffering and rebirth towards the path of enlightenment and became known as the Buddha or awakened one. अगर आपको ये स्टोरी पता है, जो कि आई थिंक आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, कि सिद्धार्थ जो थे उनको जब वो पैदा हुए थे तो उनकी कुंडली में ये लिखा था कि ये जो है ये संत बन जाएंगे, और उनके फादर, उनकी मदर ये ऑफकोर्स नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ को कभी भी लाइफ की इश्यूज दिखाई ही नहीं, लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी दिखाई नहीं, उनको हमेशा जो है राज्य के अंदर ही रखा। एक बार सिद्धार्थ जो थे वो बाहर गए थे किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने 3 चीज़ों को देखा। एक, उन्होंने एक बच्चे को, मतलब एक भूखे इंसान को देखा, एक उन्होंने देखा जो बहुत पेन में तड़प रहा है, और एक उन्होंने देखा एक डेड बॉडी को देखा। इस चीज़ को देख के उन्हें लगा कि लाइफ में कितना दुख है और व्हाट एम आई डूइंग, एंड दैट चेंज्ड हिज हार्ट, बिकॉज ऑफ विच ही जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो जो थे वो लाइफ का एक्चुअल पर्पस ढूंढने के लिए निकल गए। वो ये समझने के लिए निकल गए कि लाइफ अगर आप पैदा हुए हो तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए, और क्या यही मतलब मनी या फैमिली, क्या ये आपका एक्चुअल जो है रीज़न है, क्या यही चीज़ है जो आपको एक्चुअल पीस दे सकते हैं। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें ऐसे फील होने लगा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, लोग क्यों मर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी को देखा ही नहीं था इस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये जो पेन है सफरिंग का और रीबर्थ का, ये एक विशियस सर्कल है। आप पैदा होते हो, आप अपने काम करते हो, उन कर्म के बेसिस पे आपका लाइफ अच्छा होता है या बुरा होता है, एंड एक दिन आप बूढ़े होते हो, मर जाते हो, आप फिर से आपका बर्थ होता है और आप यही एक सर्कल को कंटिन्यू करते हो। तो ये सर्कल ख़त्म कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर जिसने भी इस धर पे बर्थ लिया है इसका मतलब उसको सफरिंग तो मिलेगी ही मिलेगी किसी ना किसी तरीके की। So Siddharth was led from the pain of suffering and rebirth towards the path of enlightenment, और उनको बोधि ट्री के नीचे वहाँ पे उनको फाइनली एनलाइटमेंट मिला, एंड ही बिकेम द अवेकेंड वन। अवेकेंड मतलब जो जाग चुके हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम अभी सब सो रहे हैं, मतलब क्योंकि हमें नहीं पता हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। हमें लगता है ओके हमें इंजीनियर बनना है, ओके हमें डॉक्टर बनना है, नहीं मुझे तो इंग्लिश सीखना, नहीं मुझे ये करना है, बट वाई आर यू हियर, what is it that you want to achieve? And it's not about you, it's about the bigger purpose, जो कि हमारे नहीं मुझे आज ये खरीदना है, नहीं आज मुझे ये नया वाला प्ले स्टेशन चाहिए, ये सब हमारी लाइफ का पर्पस नहीं होता। पर्पस होता है थोड़ा बड़ा वाला। Now, the lethal war with Kalinga transformed the vengeful emperor Ashok to a stable and peaceful emperor, and he became a patron of Buddhism. तो जिस तरीके से सिद्धार्थ का चेंज ऑफ हार्ट हुआ एंड ही बिकेम द एनलाइटेंड वन, उसी तरीके से जो हमारे जो कलिंग के जो बैटल के बाद जो हमारे वेंजफुल एम्परर अशोक थे, वो क्या हुआ, एक स्टेबल और एक पीसफुल एम्परर बन गए जिन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट अबाउट बुद्धाज नोबल 8-fold path and discuss how it can apply to your daily life both inside and outside school. अब यहाँ पे हम सिर्फ 8-fold path की बात कर रहे हैं। तो ये कौन से 8-fold जो पाथ है जो बहुत फेमस है, पहला होता है राइट अंडरस्टैंडिंग।
नाउ राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को सही तरीके से समझ जाओ। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, आप सही बात कहोगे, आपका एक्शन सही होना चाहिए, सही तरीके से रहोगे, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये है आपके बुद्धा के नोबल 8 फोल्ड पाथ, जिसको जो है समाधित्थि, समा संकप्पा, समावाचा, समा कामनता एंड समाजीव, समायम, समास्ति एंड समा समाधि। तो ये जो है ये आपके 8 फोल्ड पाथ हैं। एंड अगर आपको बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा भी पता है तो ये दीज आर द थिंग्स जो कि आपको पता होगी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, here are some idioms with the names of different weapons in them, match them to their meanings। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे जो हैं idioms हैं, cross swords, jump the gun, bite the bullet, put to the sword, bury the hatchet and stick to your guns। और यहाँ पे आपको मीनिंग्स दिए हैं बट ऑब्वियसली वो जम्बल्ड हैं। तो अब आपको क्या करना है, राइट इडियम के सामने राइट मीनिंग लिखना है। तो यहाँ हम आ जाते हैं। सबसे पहला है क्रॉस सॉर्ड्स। क्रॉस सॉर्ड्स का मतलब होता है टू फाइट और आर्ग्यू विद समवन, मतलब किसी से झगड़ा करना। टू क्रॉस सॉर्ड, तो आप जब एक दूसरे के ऊपर जो तलवारबाजी होती है तो क्रॉस होता है, मतलब आप झगड़ा कर रहे हो ना, खेल तो रहे नहीं हो। तो ये क्या हो गया, टू फाइट और आर्ग्यू विद समवन। जंप द गन, जंप द गन का मतलब होता है टू डू समथिंग बिफोर द राइट टाइम। जंप द गन मतलब कि आपको टाइम के पहले ही आपने जो है कुछ काम कर दिया। तो जैसे कि आपको सारे सोल्जर्स को बोला था एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद हमें जाके अटैक करना है, तो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा था, उसने क्या किया, उसने अपनी बंदूक ली और निकल गया, और दुश्मन ने उसको, उसके कारण जो है सबको पता चल गया, उनका पूरा मिशन अबॉर्ट हो गया। तो उसने क्या किया, ही जंप द गन, मतलब सही टाइम के पहले उसने एक्शन लिया। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज यू हैव इंडिया का कोई एक मैच चल रहा है, ठीक है, एंड T20 मैच चल रहा है, समथिंग वेरी एक्साइटिंग विद अ वेरी नाइस टीम, और बहुत सही स्कोर चल रहा है। अभी पहले इंडिया ने बॉलिंग की, अब इंडिया की बैटिंग आ रही है, एंड इंडिया के पास एक अच्छा स्कोर है, एक अच्छा टारगेट है जो उसको चेस करना है। तभी मम्मा ने आके बोला, बेटा हमको जाना है पड़ोस वाली आंट के यहाँ पे और हमें सत्संग में जाना है। नाउ टेल मी जस्ट वन थिंग, वुड यू वांट टू गो देयर? आपको मैच देखना होगा या आपको बहुत सारी आंट्स के बीच में सत्संग में जाना रहेगा? नाउ ऑब्वियसली यू वुड नॉट वांट टू गो, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको मम्मी ने ये नहीं बोला कि तुम चलोगे क्या, तुम्हें चलना है, लेट्स गो। तो जब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो यू हैड टू बाइट द बुलेट and you had to go, मतलब to face something difficult which cannot be avoided, you had to face it and you could not avoid it, so you had to bite the bullet। now put to the sword, put to the sword का मतलब क्या होता है कि किसी को किल कर देना, किसी को एग्जीक्यूट कर देना, किसी का मर्डर कर देना। bury the hatchet, bury the hatchet मतलब याद, लड़ाई झगड़ा माफ करो, गांधी जी को याद करो। बेसिकली to forget past conflicts and become friends, कि अरे चलो सब कुछ भूलो, we'll become friends again, तो to bury the hatchet, okay। last is stick to your guns, stick to your guns मतलब to stand firm in the face of opposition। जैसे कि आपने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और आपने बोला I'll stick to my guns, मतलब कुछ भी कर लो मैं नहीं जाऊंगा। आपको कितना भी सामने वाला अपोज कर रहा है, आपने बोला नहीं आई विल नॉट गो, तो यू वर लाइक यू नो यू स्टक टू योर गन्स, सो दैट्स इट। सो ये हो गए हमारे आंसर्स। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं नीचे, और आपको लिखना है एग्जैक्टली राइट वर्ड कौन सा है। A person who advocates or encourages the start of war, एक इंसान जो बोलता है हाँ हाँ जाओ 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 लड़ाई करो, यस यस यू शुड डू इट, नहीं नहीं तुम्हें तो लड़ाई करनी ही चाहिए, वॉर को जो एनकरेज करता है उसको आप बोलते हो वॉर मॉन्गर। क्या बोलते हो उसे? वॉर मॉन्गर, मतलब कोई भी जो कि वॉर को एनकरेज कर रहा है। A period of time when enemies agree to stop fighting, usually while a way is found to end the fighting permanently,
मतलब एक छोटा टाइम पीरियड जहां लोग बोलते हैं हाँ ठीक है अब हम थोड़ा फाइट नहीं करेंगे, मे बी दे हैव फाउंड अ वे कि किस तरीके से आप वॉर को फिनिश कर सकते हो, इसको आप कहते हो सीज फायर। सीज फायर मतलब जैसे ही सीज फायर हो जाता है इसका मतलब अभी बैटल नहीं होगा, अभी दोनों जो पार्टीज हैं उनको पता चल गया है कि अभी हमें वॉर नहीं करना है, दैट इज सीज फायर। नेक्स्ट है द रिडक्शन ऑफ अ कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस और वेपन्स। मतलब अगर किसी भी कंपनी, किसी भी जो एक टीम है उसके आर्म फोर्सेस को कम कर दिया जाए उसे बोलते हैं डिसआर्मामेंट। मतलब आपने उनके जो वेपन्स थे उनको कम कर दिया, उनको डिसआर्म कर दिया। जैसे अगर मेरे पास एक रिवॉल्वर है टक टक और आपने मेरा ले लिया तो आपने मुझे डिसआर्म कर दिया, इसका मतलब मेरे पास अब वो वेपन नहीं है। The activity of fighting a war, especially after using specific weapons or methods. तो अगर आप कोई वॉर कर रहे हो स्पेशली यूजिंग स्पेसिफिक वेपन्स और मेथड्स तो उसको बोलते हैं वॉरफेयर। नेक्स्ट है अगर दो कंट्रीज के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है, एक अग्रीमेंट होता है कि चलो अब हम जो है इस वॉर को खत्म कर देते हैं, उसको आप बोलते हो ट्रूस। मतलब okay, we won't fight, that is truce. And last है the process of capturing a city by surrounding it and stopping the supply of food to the people of the city. तो ये एक तरीका होता है कि आपको किसी सिटी को अगर आपको अपने अंडर करना है तो आपने पूरी सिटी को कैप्चर कर लिया, अब आप उस सिटी के अंदर जो है फूड आइटम्स नहीं भेज रहे हो, वाटर नहीं भेज रहे हो, तो एक टाइम के बाद भूख और प्यास के कारण क्या होगा, सिटी आपके अंडर आ ही जाएगी, बोलेगी बिकॉज फूड इज इंपॉर्टेंट। तो जब आप इस तरीके से कैप्चर करते हो इसको बोलते हो सीज कर लेना, मतलब उसको हर तरीके से पकड़ लेना। क्लियर? नाउ we will not start grammar in this particular video, we'll start with the grammar solutions in our next video. And so that is it, this is the end of this video. Thank you so much for watching. I hope you liked it and I hope you understood the answers. If there are any questions you can mention it in the comment box, and if you are through then also you can mention it in the comment box. And also do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.